हम लोग चरक संहिता पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोग सूत्र स्थान कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है बेसिकली निदान स्थान। ठीक है, ये आपके यूजी पीजी दोनों एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेसिकली हम लोग ज्वर निदान के साथ में। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास में आता है सबसे पहले। ठीक है, निदान स्थान के अंदर आप लोग बेसिक एक बात तो यहाँ पर जानते हैं कि हम टोटल बेसिकली कितने अध्याय पढ़ेंगे इस स्थान में। 8 अध्याय हमारे पास में आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ज्वर निदान के साथ में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर निदान पंचक का इस चैप्टर को बेसिकली हमें 2 पार्ट्स के अंदर पढ़ना होता है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग निदान पंचक के बारे में बात करेंगे, मतलब जो आप लोगों ने रोग निदान में पढ़े होंगे निदान पंचक जो हमारे पास में आते हैं, हेतु, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है बेसिकली जिसके अंदर मेनली हम ज्वर से रिलेटेड जो बातें हैं वो करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिकली निदान पंचक। सबसे पहले हमारे पास में आता है निदान। निदान का मतलब क्या क्या यहाँ पर आता है हमारे पास में निदान के पर्याय। मैं अगेन कहूंगी कि आपके यूजी पीजी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे तरीके से मार्क कर लेना। इह खलु हेतु निमित्त आयतनम कर्ता कारणम प्रत्यय समुत्थानम निदानम इति अनर्थांतरम। इसका मतलब क्या होता है कि जो कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान, यहाँ पर वर्ड को थोड़ा सा ध्यान में रखना। बेसिकली यहाँ पर समुत्थान आता है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारे पास में एक जगह पर संस्थान वर्ड आएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करना बेसिकली यहाँ पर कि ये समुत्थान हेतु का पर्याय होता है, निदान का पर्याय होता है। ठीक है, अब ये जो निदान होता है बेसिकली वो 3 प्रकार का होता है, और ये बात हम लोग बहुत सारी जगह पर बार बार पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, हमने चरक सूत्र 1 में पढ़ा था कि निदान बेसिकली 3 प्रकार का होता है। फिर उसके बाद में चरक सूत्र 11 जो त्रिस्त्रैष्ण्य अध्याय, वहां पर भी त्रि आयतन बताए हुए ना, क्या क्या होते हैं बेसिकली रोग के आयतन क्या होते हैं। असात्म इंद्रियार्थ संयोग है, प्रज्ञा अपराध है, परिणाम है। ठीक है, परिणाम को बेसिकली हम लोग काल भी कह सकते हैं, प्रज्ञा अपराध को हम लोग बुद्धि या कर्म भी इसको कह सकते हैं। तो ये 3 हम लोग बेसिकली जो है ओवरऑल निदान के भेद हमेशा पढ़ते आए हैं। ठीक है, ये सब हमारे पास में निदान के लक्षण आते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में फिर आता है हमारे पास में बेसिकली रोगों के त्रिविध और द्विविध प्रकार है। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास में ना शारीरिक दोष कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, और मानसिक दोष कितने होते हैं, बेसिकली 2। तो बस उसी के आधार पर यहाँ पर जो रोग होते हैं उनको हम 3 प्रकार का और 2 प्रकार का कह सकते हैं। ठीक है, क्या बोला हुआ है यहाँ पर बेसिकली आग्नेय, सौम्य, वायवाश्च। ठीक है, ये 3 प्रकार के रोग हो गए। इसके अलावा बेसिकली रज और तम से उत्पन्न बेसिकली 2 प्रकार के। ठीक है, राजसाश्च, तामसाश्च। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये। नेक्स्ट आता है बेसिकली फिर व्याधि। इंपॉर्टेंट है बेसिकली। सो व्याधि, इसके पर्याय या लक्षण क्या क्या आते हैं बेसिकली। सो तत्र व्याधि नाम है गद आतंको यक्ष्मा जोरो विकारो रोग इति अनर्थांतरम। अब आप यहाँ पर देखना, यक्ष्मा ये अपने आप में एक व्याधि होता है, ज्वर बेसिकली ये भी एक व्याधि होता है। इसको पूरी व्याधि ओवरऑल व्याधि के पर्याय के फॉर्म में यूज किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बहुत मेजर डिसीजेस होती है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा आग्रह संग्रह के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ज्वर के लिए हम लोग पढ़ते हैं ज्वरो रोगाणाम। ठीक है, जबकि यक्ष्मा यक्ष्मा जो है बेसिकली राजयक्ष्मा, राजयक्ष्मा रोग समूहानाम। ठीक है, सो ये इतने मेजर डिसीजेस है, दैट्स व्हाई बेसिकली इनको हम ओवरऑल व्याधि के सिनोनिम के फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, व्याधि का बात हुआ। नेक्स्ट फिर हमारे पास में यहाँ पर आता है बेसिकली निदान पंचक। ठीक है, निदान पंचक में हमारे पास क्या क्या आता है बेसिकली। सो तस्य उपलब्धि निदान पूर्व रूप रूप लिंग उपशय संप्राप्ति। तस्य उपलब्धि, तस्य मतलब बेसिकली यहाँ पर जो रोग होता है उसकी उपलब्धि हमको किसके द्वारा होती है, निदान, पूर्व रूप, रूप, लिंग, उपशय, संप्राप्ति। ठीक है, रूप को बेसिकली हम लोग यहाँ पर लिंग कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में बेसिकली उपशय और संप्राप्ति। ये हमारे पास में क्या होते हैं, 5 निदान पंचक हम इनको कहते हैं, और आप लोग ये हमेशा से पढ़ते हुए आए होंगे। इनके द्वारा हमको किसकी उपलब्धि होती है। निदान पंचक से आपका जब भी क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो वो इस तरीके से होता है कि निदान पंचक से हम किसकी परीक्षा करते हैं, रोग की, रोगी की, दोनों की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस तरीके का क्वेश्चन अगर बनता है तो हम इसके द्वारा, निदान पंचक के द्वारा हम रोगी की परीक्षा नहीं करते, उसके लिए हम दशविध परीक्षा करते हैं। ठीक है, हमारे पास में निदान पंचक जो आता है बेसिकली उसके द्वारा सिर्फ हम रोग की परीक्षा करते हैं। ठीक है, रोगी की परीक्षा का इससे कोई लेना देना नहीं होता है, तो ये पॉइंट अपना पहले ही क्लियर कर लेना। ओके, फिर बात करते हैं यहाँ पर जो विमर्श में बहुत सारी चीजें आई हुई है, जो आप अपने एंड पर बेसिकली इसको पढ़ लेना, एक बार रीडिंग मार लेना। ठीक है, इसमें अलग अलग संहिता का मेनली माध्यम निदान का कंटेंट यहाँ पर उठाया हुआ है। फिर उसके बाद में बेसिकली तत्र निदानम कारणम इत्युक्तम अग्रे। ठीक है, सबसे पहले जो निदान यहाँ पर बताया गया था उसको हम क्या कह सकते हैं, कारण। कोई भी जो व्याधि होती है बेसिकली वो क्यों हुई, है ना। आप जब भी कोई डिसीज पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप वहां पर क्या पढ़ते हैं, बेसिकली उसके निदान पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर शोथ हुआ तो शोथ के निदान में आप पढ़ते हैं बेसिकली, जैसे आपने वहां पर पढ़ा कि दधी सेवन से बेसिकली शोथ हुआ। ठीक है, तो शोथ क्या हो जाएगा, बेसिकली वो व्याधि है और उसका निदान क्या हो गया, बेसिकली दधी हो गया, या मिथ्या उपचार हो गया, मिथ्या संसर्जन हो गया,
कुछ भी बेसिकली आप व्याधि के स्टार्टिंग में जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप वातज पित्तज कफज भेद से जब भी रोग पढ़ते होंगे तब आप वहां पर देखते होंगे ना, वात प्रकोप आहार विहार, पित्त प्रकोप आहार विहार, कफ प्रकोप आहार विहार, तो ये सब क्या होते हैं, उसके निदान होते हैं। ठीक है, निदान मतलब क्या होता है, अगर हम बहुत कॉमन भाषा में बोले तो निदान मतलब कारण, कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो जो क्यों होता है, जो कारण होता है, जो कॉज होता है, जिसको हम मॉडर्न में क्या कह सकते हैं, इटियोलॉजी। ठीक है, तो वो जो इटियोलॉजी होती है बेसिकली वो हमारा कारण होता है। ठीक है, ओके। देन फिर हमारे पास में आता है बेसिकली पूर्व रूपम। पूर्व रूपम मतलब बेसिकली प्राग उत्पत्ति लक्षणम। ठीक है, इसको हम लोग मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कह सकते हैं, जो प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं। इसका मतलब किसी पेशेंट को, मान लो आपको ज्वर आने वाला होता है, ठीक है, तो आपको जब ज्वर आने वाला रहता है तो उसके पहले आपके बॉडी के अंदर बेसिकली जो भी साइंस एंड सिम्टम्स वहां पर डेवलप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बेसिकली पूर्व रूप। तो जो व्याधि है अभी आपको ऐसा होता है ना कि जब हमें फीवर आने वाला रहता है तब हम उसके पहले कैसे लेथार्जिक फील करते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम वहां पर बहुत ज्यादा, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ओवरऑल कुछ ना कुछ हम वहां पर ऐसा फील करते हैं ना कि लाइक हम ठीक फील नहीं करते हैं। ठीक है, सो ये कोई भी डिसीज होने से पहले जो ये सिम्टम्स हमको देखने के लिए मिलते हैं ना, इनको हम कहते हैं बेसिकली प्रोड्रोमल सिम्टम्स। ठीक है, और ये क्या होते हैं, बेसिकली हमारे पूर्व रूप होते हैं। सो जो व्याधि है उसके उत्पन्न होने के पहले, उसके प्राग उत्पत्ति, प्राग मतलब पहले जो उत्पन्न लक्षण होते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, पूर्व रूप कह सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में बेसिकली रूप, प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम। जब व्याधि बेसिकली डेवलप हो गया तो उसके बाद में, मतलब जो मैनिफेस्ट होने के बाद में, उस व्याधि के मैनिफेस्ट होने के बाद में जो सिम्टम्स हमको मिलते हैं उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रूप कह सकते हैं। इसके पर्याय क्या क्या आते हैं हमारे पास में, लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्हम, संस्थानम, व्यंजनम, रूपम इति अनर्थांतरम। यहाँ पर ध्यान रखना बेसिकली संस्थान है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था समुत्थान। समुत्थान किसका पर्याय आता है, हेतु का। संस्थान किसका पर्याय आता है हमारे पास में, ये आता है हमारे पास में रूप के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर बेसिकली उपशय। ठीक है, उपशय, उपशय का मतलब क्या होता है, उपशय का मतलब होता है बेसिकली रिलीविंग फैक्टर। ठीक है, अनुपशय मतलब होता है बेसिकली एग्रेवेटिंग फैक्टर। आप जैसे आपके पास में जॉइंट पेन का या संधिवात का बेसिकली कोई भी अगर पेशेंट आता है, ठीक है, या आपके पास मान लो ज्वर का पेशेंट आता है, आप उसका जब हिस्ट्री लेते हो तब आप उससे पूछते हो ना कि वो क्या करने पर बेसिकली वो व्याधि जो है वो बढ़ता है, क्या करने पर बेसिकली कम होता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा हम ले लेते हैं कि संधिवात का आपके पास में पेशेंट आता है, डेफिनेटली संधिवात का पेशेंट जो है उसको अगर वो स्नेहन स्वेदन करेगा तो उससे क्या होता है, उसका व्याधि के लक्षण जो रहते हैं वो घटते हैं। ठीक है, पेशेंट कहता है कि हाँ मुझे मालिश करने से आराम मिलता है, तो ये आराम मिलना, ये क्या होता है, बेसिकली ये उपशय होता है। आराम मिलना मतलब बेसिकली उपशय मतलब उसका रिलीविंग फैक्टर। और अगर हम कहेंगे कि भाई तुम वॉक करके आते हो तो उसके बाद में वो पेशेंट आपको बताता है कि वहां पर लाइक कि चल के आने के बाद में या थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद में क्या होता है, उसका जो पेन होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि संधिवात की कंडीशन है, डिजनरेटिव चेंजेस है, वात वहां पर है, वो अगेन अगर चलेगा फिरेगा तो क्या होगा, उसका वात बढ़ेगा और वहां पर प्रॉब्लम जो है बेसिकली वो एग्रीवेट होगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, बेसिकली अनुपक्षय हो जाता है। तो आचार्य चरक जो है बेसिकली वो, मतलब आप अनुपक्षय उपक्षय को एग्रेवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर के फॉर्म में आप इसको समझ सकते हो। और ये हमारे हिस्ट्री टेकिंग का एक बहुत ही की पॉइंट होता है। ठीक है, इससे हमें दोष समझ में आता है, इससे हमें डिसीज का नेचर वगैरह सब समझ में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट बेसिकली हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें प्रॉपर डायग्नोस नहीं होता कि कंडीशन क्या है, हम क्या करते हैं बेसिकली, हमें क्लैरिटी नहीं है कि पेशेंट आपके पास में जॉइंट पेन का आया, आम बात है, संधि बात है, आपको नहीं पता कि क्या है। आपने क्या कहा पेशेंट को, भाई तुम जाकर के तेल का अभ्यंग करो। आपने पेशेंट को तेल का अभ्यंग सजेस्ट किया, 2 दिन बाद में पेशेंट का कॉल आता है कि भाई मेरा प्रॉब्लम तो बढ़ गया। ठीक है, आपको बस तरीके से कंप्लेन करेगा। सो आपने क्या वहां पर नोटिस किया, आपने बेसिकली एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वहां पर पेशेंट को बताया, उससे क्या हुआ, पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, उल्टा बेसिकली बढ़ गया, मतलब क्या हो गया, अनुक्षय हो गया। सो बेसिकली आपका डायग्नोसिस वहां पर सही नहीं है। ठीक है, आपको क्लैरिटी नहीं था कि ये संधि बात है या आम बात है, लेकिन अब आपको समझ में आया ना कि अगर वहां पर अभ्यंग करने से क्या हुआ, उसका प्रॉब्लम जो था बेसिकली वो बढ़ा। इसका मतलब वो क्या है, आम की कंडीशन है, आम बात है। अगर प्रॉब्लम बेसिकली रिलीव होता मतलब उपशय होता, उपशय होता मतलब आपका डायग्नोसिस सही है। तो गुण लिंग उपशय अनुपशाभ्याम, आप जब अनुमान से ये भाव पढ़ते हैं, ठीक है, हम अनुमान से बेसिकली जिन जिन भावों की परीक्षा करते हैं ना, तब वहां पर हमारे पास में एक पॉइंट आता है बेसिकली कि गूढ़ लिंग व्याधि जो रहती है, मतलब जिसका लक्षण आपको क्लियरली समझ में नहीं आता, डायग्नोसिस आपका नहीं बन पा रहा है कि एग्जैक्टली व्याधि कौन सा है, या आप किसी दो में कंफ्यूज हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है, तब उपशय अनुपशय के द्वारा आप उसको मेडिसिन दोगे, 5 दिन का, 10 दिन का, वट या 2 दिन का। आप कहोगे पेशेंट को कि प्रॉब्लम बढ़े घटे हमको जैसा भी है रिपोर्ट करना। ठीक है, प्रॉब्लम बढ़ा इसका मतलब क्या है, आपका डायग्नोसिस गलत है, प्रॉब्लम ठीक हुआ इसका मतलब क्या है, आपका डायग्नोसिस करेक्ट है।
तो ये उपशय अनुक्षय बहुत सिग्निफिकेंट होता है बेसिकली रोग की परीक्षा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन निदान पंचक का बेसिकली रोगी के साथ में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। रोगी की परीक्षा से निदान पंचक का अगेन कोई लेना देना नहीं होता। वापस आते हैं, उपशय जो है वो आचार्य चरक कितना प्रकार का बताते हैं, 6 प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अनुपशय सॉरी अनुपशय निदान पंचक के अंदर प्लेस नहीं किया है, ठीक है। ये चीज भी आप थोड़ा ध्यान में रखना, यहाँ पर केवल उपशय बोला है, अनुपशय को बेसिकली निदान पंचक के अंदर इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। माधव निदान जो है बेसिकली वो उसको षष्ठत्वम आपत्ति ऐसा बोल करके बताते हैं, लेकिन चरक संहिता में बेसिकली आचार्य चरक जो है उन्होंने निदान पंचक के अंदर बेसिकली अनुपशय को काउंट नहीं किया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। उपशय के कितने भेद बताए हैं आचार्य चरक ने, आंसर विल बी 6, ठीक है। और आचार्य चक्रपाणी हम देखेंगे उपशय के बेसिकली वो 18 भेद बताएंगे। अब ये कौन कौन से हैं, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी, हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी, क्या, औषध, अन्न और विहार, ठीक है। ये 6 बताते हैं आचार्य चरक। अब चक्रपाणी जी ने क्या किया, उन्होंने बेसिकली औषध इस वर्ड को हर एक के साथ में फिट कर दिया, उसी तरीके से अन्न, ठीक है, उसी तरीके से विहार। सो 6 इंटू 3 ये फैक्टर अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाता है हमारे पास में टोटल 18। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है, चक्रपाणी जो है उनके टोटल 18 प्रकार के हमारे पास में उपशय हो जाते हैं, ठीक है। वापिस आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके यूजी लेवल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं कहूंगी बेसिकली पीजी लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ पर इसको समझते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। क्या कहा है यहाँ पर, बेसिकली सबसे पहले आता है हमारे पास में हेतु विपरीत। ये चक्रपाणी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। चक्रपाणी की टीका का पॉइंट है तो डीप पॉइंट है, दैट्स व्हाई बेसिकली मैं कह रही हूँ कि ये आपके यूजी लेवल पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीजी लेवल पर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारे पास में हेतु विपरीत और हेतु विपरीत। फॉर एग्जाम्पल बेसिकली शीत कफ ज्वर है, उसके अंदर आप क्या यूज कर रहे हो, शुंठी। आपका ज्वर किससे उत्पन्न हुआ था, किस हेतु से उत्पन्न हुआ, शीत से उत्पन्न हुआ, कफ से उत्पन्न हुआ, उसके अंदर आप क्या यूज कर रहे हो, बेसिकली शुंठी यूज कर रहे हो। शुंठी क्या होती है, औषध होती है, तो दैट्स व्हाई बेसिकली औषध में सेट होता है। आप वहां पर जो हेतु है, आप बेसिकली ज्वर की ट्रीटमेंट, अब आपको ना सिंपली इतना देखना है कि क्या हम ज्वर की ट्रीटमेंट के लिए यूजुअली शुंठी यूज करते हैं क्या, आंसर इज नो, ठीक है। सो हम क्या देख रहे हैं, हम हेतु देख रहे हैं कि उसका जो ज्वर है बेसिकली वो शीत हेतु से कब से उत्पन्न हुआ, तो उसके अपोजिट बेसिकली हमारे पास में क्या रहेगा, हम हेतु के विपरीत चिकित्सा कर रहे हैं, दैट्स व्हाई बेसिकली ये क्या हो जाएगा, हेतु विपरीत औषध की कैटेगरी में आएगा। अन्न की बात करते हैं, श्रम और वातजन्य ज्वर है, ठीक है। अब श्रम और वातजन्य ज्वर है, ठीक है। अब श्रम से वातजन्य ज्वर है, तो श्रम और वात ये क्या हो गए, बेसिकली आपके हेतु हो गए, ठीक है। तो उसके विपरीत हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, मांसरस दे रहे हैं और भात दे रहे हैं। अब ये मांसरस और भात ये क्या है, हमारा अन्न है, ठीक है। क्योंकि हमारा ज्वर बेसिकली श्रम और वात से उत्पन्न हुआ था, तो केवल हम श्रम और वात को वात के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मांसरस और भात का यूज कर रहे हैं। तो क्या मांसरस हमारे ज्वर की ट्रीटमेंट होती है, नहीं होती, लेकिन हम सिर्फ हेतु को टारगेट करके ये चिकित्सा दे रहे हैं, दैट्स व्हाई बेसिकली इट इज हेतु विपरीत, ठीक है। उसी तरीके से जो दीवा स्वप्न है, दीवा स्वप्न में बेसिकली क्या होता है, दीवा स्वप्न से कब दोष बढ़ता है, उसके अंदर आपने पेशेंट को क्या करवाया, रात्रि जागरण करवा दिया, तो दीवा स्वप्न ये आपका हेतु, और उसके अपोजिट आपने क्या करवाया, वहां पर रात्रि जागरण करवाया, और ये सब क्या होता है, विहार होता है, ठीक है। सो ये दीवा स्वप्न से जो उत्पन्न कफ होता है बेसिकली उसके अंदर अगर हम रात्रि जागरण करवाते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा हेतु विपरीत विहार हो जाएगा, ऑल राइट। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर बेसिकली व्याधि विपरीत की। ये बहुत ही इजी पॉइंट होता है, अतिसार की कंडीशन है, ठीक है। अतिसार की कंडीशन में हम स्तंभन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पाठा या कुटज का यूज कर रहे हैं, तो हमें कोई मतलब नहीं है कि वहां पर दोष क्या है, अतिसार किस दोष से हुआ है, हमें उस दोष से कोई लेना देना नहीं है। वहां पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली डायरेक्टली स्तंभन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पाठा या फिर कुटज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। कुष्ठ के अंदर हम खदीर का यूज कर रहे हैं, कुष्ठ का कौन सा भेद है, कुष्ठ कौन से दोष से उत्पन्न हुआ है, हम उससे कोई लेना देना नहीं, हम डायरेक्टली बेसिकली कुष्ठ के अंदर कोई भी कुष्ठ हो हम जनरली उसके अंदर खदीर यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रमेह के अंदर बेसिकली हम हरिद्रा यूज कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाता है, हमारा व्याधि विपरीत औषध, ठीक है। अतिसार के कंडीशन में बेसिकली स्तंभन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मसूर की दाल पेशेंट को खाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। अब मसूर की दाल क्या है, हमारा अन्न है। अगेन अतिसार में बेसिकली स्तंभन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इररिस्पेक्टिव ऑफ हेतु किस वजह से हुआ, कौन सा दोष है, हम उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली हमको
अतिसार है उसको रोकना है, स्तंभन करना है, ये हमारा व्याधि के विपरीत हम डायरेक्टली चिकित्सा, या ना आपका बहुत ज्यादा मॉडर्न के पैरेलल जाने वाली चिकित्सा होती है कि मॉडर्न मेडिकेशन में क्या होता है, डायरेक्टली वो आपका जो भी हेतु है बेसिकली, मतलब उसको हेतु को कंसिडर नहीं करते, व्याधि है बेसिकली उसको कैसे ठीक करना उस पर हमारा फोकस होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करते हैं हम लोग उदावरत में प्रवाहन की। देन फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर उभय विपरीत, जो हमारा क्या है उभय विपरीत, मतलब जो हमारे व्याधि पे भी काम करेगा और जो हमारे हेतु पर भी काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल बेसिकली वातिक शोथ है। अब वातिक शोथ है बेसिकली, तो उसके अंदर हम वातहर शोथर दशमूल क्वाथ का यूज करेंगे। आपने बेसिकली महाकषाय पढ़े होंगे, शोधर महाकषाय के अंदर हमारे पास में पूरे के पूरे दशमूल आते हैं, ठीक है। सो दशमूल बेसिकली आपके वात का भी शमन करता है और साथ में बेसिकली शोथनाशक तो होता ही है, तो दैट्स व्हाई बेसिकली हेतु पर भी काम कर रहा है, व्याधि पर भी काम कर रहा है, दैट्स व्हाई बेसिकली क्या हो जाएगा, व्याधि विपरीत उभय, मतलब सॉरी, हेतु व्याधि विपरीत मतलब उभय विपरीत औषध हो जाएगा। उसी तरीके से अगर वात कफजन्य बेसिकली ग्रहणी है, ठीक है। अभी वात कफजन्य ग्रहणी के अंदर क्या होता है ना कि तक्र हम अगर यूज करते हैं, ठीक है, तो तक्र बेसिकली ये वात कफ शामक भी होती है और प्लस बेसिकली ग्रहणी रोग के अंदर भी बढ़िया काम करती है। तो तक्र जो है वो क्या है, आपके हेतु पर भी काम कर रही है वात कफ दोष पे, प्लस बेसिकली ग्रहणी रोग पर भी डायरेक्टली काम कर रही है, दैट्स व्हाई बेसिकली क्या हो जाती है हमारी उभय विपरीत आहार में आता है। ठीक है, फिर पित्त के अंदर बेसिकली जो है हम पित्तज में दुग्ध शीतजन्य वात से उत्पन्न बेसिकली हम ज्वर के अंदर पेय यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। जो पित्तज ग्रहणी रहेगी उसके अंदर हम बेसिकली वहां पर, या पित्त की कंडीशन के अंदर दुग्ध शीतजन्य वात से उत्पन्न बेसिकली जो ज्वर है उसके अंदर हम पेया का यूज करेंगे, ठीक है। अब जो पेया होती है वो हम ज्वर में यूज करते ही हैं, ठीक है, और क्योंकि पेया उष्ण नेचर की रहती है तो शीत मतलब हमारे हेतु पर भी काम कर रही है, दैट्स वाई ये क्या हो जाता है हमारा उभय विपरीत अन्न हो जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग हमारा उभय विपरीत विहार, ठीक है। तो स्निग्ध पदार्थ के सेवन से और दीवा स्वप्न से अगर जो तंद्रा उत्पन्न होती है, तो अब तंद्रा बेसिकली जो है उसके लिए हम बेसिकली रात्रि जागरण करवा सकते हैं, और वो स्निग्ध हेतु से उत्पन्न हुआ था तो वहां पर हम रात्रि जागरण करवा सकते हैं, क्योंकि रात्रि जागरण कैसा रहता है ना हमारे शरीर के अंदर रुक्ष गुण को बढ़ाने वाला होता है, तो ये स्निग्ध हेतु के विपरीत भी काम कर रहा है, प्लस हमारी बेसिकली जो तंद्रा व्याधि है उसके अगेंस्ट भी ये काम करता है, दैट्स व्हाई ये क्या हो जाता है हमारा उभय विपरीत विहार हो जाता है। ऑल राइट, ओके, सो फिर हम यहाँ पर बात कर रहे थे जो हमारा हेतु विपरीत अर्थकारी होता है। यहाँ पर जो वर्ड आता है ना अर्थकारी, इसका सिंपल सा मतलब ये समझने की कोशिश करना, अर्थकारी का मतलब होता है कि जो हमको देखने में अपोजिट लगता है, ठीक है। अगर किसका पित्त प्रधान फोड़ा है और अगर हम उस पेशेंट को कहेंगे कि तो उसके ऊपर उष्ण उपनाह आप कर लो, सो पेशेंट क्या कहेगा कि आप डॉक्टर साहब आप कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। तो देखने में जो चिकित्सा हमको बेसिकली कैसे लगेगी, अपोजिट लगेगी, लेकिन वो अपोजिट होती नहीं है ना। सो यहाँ पर पित्त प्रधान फोड़े में बेसिकली उष्ण उपना, बाकी के जो पॉइंट्स आप बेसिकली इनको सिर्फ रीड कर सकते हो, यहाँ से बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, देन फिर संप्राप्ति, बेसिकली संप्राप्ति इसके हमारे पास में पर्याय क्या आते हैं, जाति और आगति, ठीक है। संप्राप्ति का पर्याय क्या आते हैं हमारे पास में, जाति और आगति। मॉडर्न में हम संप्राप्ति को क्या कह सकते हैं, पैथोजेनेसिस। अब ये ना संप्राप्ति जो है वो टोटल बेसिकली आचार्य चरक ने 6 प्रकार की मानी है, वाग्भट जो है बेसिकली वो 5 प्रकार की संप्राप्ति बताते हैं, ठीक है। वाग्भट ने जो विधि संप्राप्ति ना इसका उन्होंने वर्णन नहीं किया है, ठीक है। सो चरक ने बेसिकली उपशय के कितने भेद बताए हैं, 6, संप्राप्ति के कितने भेद बताए हैं, 6। ये डाटा आप बेसिकली थोड़ा बेसिक सा है, इसको आप यहाँ पर याद रखना। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम संप्राप्ति। सबसे पहले आती है बेसिकली संख्या। संख्या संप्राप्ति मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्वर जो रहता है वो 8 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का गुल्म होता है, 7 प्रकार का कुष्ठ होता है। तो जब भी हम किसी डिसीज की संख्या बताते हैं तो वो क्या होती है, वो संख्या संप्राप्ति होती है। सिंपल, बहुत ज्यादा इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। प्राधान्य संप्राप्ति इसके लिए आप यहाँ पर एक ही वर्ड ध्यान में रखो, तरतमाभ्याम उपलब्ध है, यही आपसे पूछेंगे। सो तरतम का मतलब होता है कि मान लो कोई सन्निपातज कंडीशन है, तो सन्निपात में कोई दोष बेसिकली ज्यादा बड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। मान लो वात बेसिकली बहुत ज्यादा है, ठीक है, वात बेसिकली तर है, वात तर,
पित्त बेसिकली तम है, मतलब मॉडरेट है, और कफ जो है बेसिकली वो मंद है। तो इस तरीके से तरतम सुपरलेटिव डिग्री जब हम लगा करके किसी भी व्याधि के अंदर दोष देखते हैं ना कि इसके अंदर सबसे ज्यादा वात प्रधान पित्त मतलब और पित्त का वहां पर अनुबंध है, तो इस तरीके से जब हम तरतम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेसिकली प्राधान्य संप्राप्ति। ठीक है, सो प्राधान्य संप्राप्ति बेसिकली तरतमाभ्याम उपलभ्यते। और डेफिनेटली जो द्वंद्व या सन्निपातज कंडीशन होगी उसी में ही अप्लाई होगा। विधि का मतलब क्या होता है, देखो विधि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जो है कोई व्याधि निज आगंतुक भेद से दो प्रकार की होती है। तो अब हम यहाँ पर बेसिकली संख्या बता रहे हैं किसी व्याधि की, लेकिन साथ साथ में अगर हम उसके संख्या दो क्यों है तो उसका क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया भी अगर हम साथ में बताते हैं ना, तब हम इसको क्या कहते हैं, विधि संप्राप्ति। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेसिकली त्रिविधा त्रिदोष भेदेना, कोई व्याधि बेसिकली त्रिदोष भेद से तीन प्रकार के, तो तीन हमने बेसिकली संख्या बताया, लेकिन वो तीन तीन दोष के आधार पर तीन प्रकार हैं। तो जब हम बेसिकली उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या उसका क्राइटेरिया कि वो इतने प्रकार उसके क्यों हैं, तो जब हम बेसिकली क्राइटेरिया के साथ में उसकी संख्या बताते हैं तब वो क्या कहलाती है, विधि संप्राप्ति। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर हमारे पास में आता है ना कि चार प्रकार के बेसिकली जो है साध्य असाध्य मृदु दारुण भेद से जो रोग होते हैं बेसिकली वो चार प्रकार के, तो चार यहाँ पर संख्या बताई, लेकिन साथ में बेसिकली वो चार क्यों है वो रीजन भी एक्सप्लेन किया, तो वो हो जाएगी हमारी विधि संप्राप्ति। फिर आती है बेसिकली विकल्प संप्राप्ति। यहाँ पर आप इसमें श्लोक का इतना टुकड़ा मार्क करना, अंश अंश बल विकल्पों। फॉर एग्जाम्पल बेसिकली किसी के शरीर के अंदर वात बढ़ा है, अब वात के तो बहुत सारे गुण है, किसी के शरीर में हो सकता है कि वात उसके वृक्ष गुण से बढ़े। फॉर एग्जाम्पल बेसिकली जैसे पार्किंसोनिज्म का पेशेंट है, उसके अंदर भी वात वो वात व्याधि ही है, लेकिन आप देखोगे ना वहां पर वात जो है बेसिकली वो उसके चल गुण से बढ़ा है। कोई स्किन डिसीज है जिसके अंदर बेसिकली बहुत ज्यादा त्वक अवधारण या स्किन मतलब उसका बहुत ज्यादा रुक्षता आप देखोगे स्किन के ऊपर या रुक्ष गुण जागरण, बेसिकली अगर किसी को निद्रा नाश हो गया है तो वहां पर क्या होता है, वात जो रहता है बेसिकली वो उसके रुक्ष गुण से बढ़ा हुआ होता है। तो जब हम इतना ज्यादा वात के अंदर डिटेलिंग में घुसते हैं या दोष के अंदर हम बेसिकली डिटेलिंग में जाते हैं कि एग्जैक्टली ये दोष बढ़ा, लेकिन ये दोष बेसिकली अपने कौन से गुण से बढ़ा, उसको हम कहते हैं बेसिकली विकल्प संप्राप्ति, अंशा अंश बल विकल्पों। ठीक है, और लास्ट में आती है बेसिकली फिर हमारे पास में बल काल संप्राप्ति। ठीक है, बल काल संप्राप्ति बेसिकली तो जैसे हम लोग देखते हैं ना वय अहोरात्रि भुगतान अंत मध्याधिकार क्रमात। ठीक है, तो जैसे जिस ऋतु में जैसे हम लोग देखते हैं कि शरद के अंदर पित्त का प्रकोप होता है, ठीक है, अहोरात्र में हम लोग देखते हैं कि भोजन जस्ट करने के बाद में बेसिकली कफ बढ़ता है, भोजन के जीर्ण होने वाले टाइम पर बेसिकली पित्त बढ़ता है। तो इस तरीके से हम जो काल के अनुसार बेसिकली उसकी जो संप्राप्ति बनाते हैं, ठीक है, और उसके बल के अनुसार कि ये दोष बेसिकली कब बलवान है, काल के अकॉर्डिंग बेसिकली क्या उस दोष की स्थिति है, तो इसको हम कहते हैं बल काल संप्राप्ति। ठीक है, ओके। सो निदान पंचक बेसिकली इसका प्रयोजन क्या रहता है, डेफिनेटली हमको रोग ज्ञान का ये तरीका होता है हमारे पास में। तो इत्य अर्थ संग्रह बेसिकली ना निदान स्थान के लिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इसको अर्थ संग्रह कहते हैं, तो ये वर्ड थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। बाकी इसके अंदर हम लोग क्रम से 8 प्रकार के जो रोग हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यही हमारे बेसिकली निदान स्थान के 8 चैप्टर्स भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो निदान पंचक वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। इसके आगे हमको बेसिकली जो है प्रॉपर डिसीज पढ़ना है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।